हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शंकर है और इस वीडियो में बात करूंगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है, बेसिक्स जीएसटी एंड जीएसटी का जो डेफिनेशन है उसे हम लोग बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे। ओके, इस वीडियो को आप देख सकते हो। आप अगर सी एस सी एम ए या सी एस हो या इंटर फाइनल के स्टूडेंट हो, बीकॉम स्टूडेंट हो, या फिर आप प्रोफेशनल हो, आप जीएसटी के लॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, इस चैनल पे मैं ऐसे ही जीएसटी रिलेटेड जो भी चैप्टर वाइज टॉपिक है उसको डिटेल्स में मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ओके, तो बात करते हैं जीएसटी के बारे में। व्हाट इज जीएसटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी चार्ज होता है, किसमें लेवी होता है? जो गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कब होता है चार्ज? जब वो सप्लाई होता है। ओके, जीएसटी में जो सप्लाई वर्ड है उसका बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग है। ओके, तो हम सप्लाई को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वो जीएसटी का जो डेफिनेशन है उसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। ओके, तो जीएसटी जो टैक्सेस है वो गुड्स और सर्विसेज में चार्ज होता है जब वो सप्लाई होता है। लेकिन लेकिन क्या है कि जो टैक्सेस है, जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए चार्ज होता है उसको जीएसटी का रिजिम से बाहर रखा गया है। ओके, बट एक्सेप्ट द टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो भी टैक्स चार्ज होगा उसमें जीएसटी चार्ज नहीं होगा। उसको उसमें जो प्रीवियस लॉ में जो भी चार्ज होता था वही चार्ज होगा। जस्ट लाइक एक्साइज ड्यूटी, अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो एक्साइज ड्यूटी, सेल होगा तो सेल्स टैक्स। ओके, क्यों? अब बात आता है क्यों क्यों इसे जीएसटी रिजिम से बाहर रखा गया। क्योंकि अल्कोहलिक लीकर पे स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी चार्ज करता है, और इनमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है। अगर इसे जीएसटी में लाया जाए तो क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही घट जाएगा। तो इसलिए जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का जो टैक्सेस है उसको जीएसटी की रिजिम से बाहर रखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? ओके, व्हाट इज टैक्स? तो टैक्स क्या है मैं आपको समझाऊं तो अगर गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होता है। ओके, देश या स्टेट गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत पैसा का ज़रूरत पड़ता है, तो वो पैसा को वो जनता से टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करता है। ओके, तो अब आइए देखते हैं लॉ में क्या लिखा हुआ है। लॉ में लिखा है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय द इंडिविजुअल और एंटिटी विच इज मेड अंडर द एक्ट और अंडर द लॉ। ये कंपल्सरीली इंडिविजुअल और एंटिटीज से या बोल सकते हो टैक्स पेयर से कलेक्ट किया जाता है। ओके, विच इज मेड अंडर द लॉ और अंडर द एक्ट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी अमाउंट को किसी से भी चार्ज कर सकते हो आप। एक सिस्टम है, लॉ है, जो उस लॉ के हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है। ओके, टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द वेरियस पब्लिक सर्विसेज। ओके, पब्लिक सर्विसेज एंड फुलफिल द डेवलपमेंटल नीड्स। अभी ये जो पब्लिक सर्विसेज है क्या है? जैसे कि एजुकेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, हेल्थ केयर है और डिफेंस सिस्टम है। ओके, एंड देश का जो सिक्योरिटी है वो, एंड बहुत सारे चीज़ है जो जिसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे का ज़रूरत होता है। इसको एंड देश को चलाने के लिए जो पैसा का ज़रूरत होता है वो गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स के फॉर्म में जनता से कलेक्ट करता है। ओके, तो उसे हम टैक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्स इन इंडिया? देयर हैव टू टाइप्स ऑफ टैक्स। ओके, देयर हैव टू टाइप्स ऑफ टैक्स। वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो अब देखते हैं देयर हैव टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली हम लोग अर्न करते हैं, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी। ओके, अदर सोर्सेस एंड कैपिटल गेन, इन सभी को
हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एंड आप कहते सकते हैं इंटरनेशनल जो टैक्सेस है उसे भी डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में है जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, एंड कस्टम्स। जीएसटी एंड कस्टम्स इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जो पेयर ऑफ द टैक्स है एंड सफरर ऑफ द टैक्स है इज द वन पर्सन और सेम पर्सन। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जो पेयर है एंड जो सफरर है वो सेम पर्सन नहीं है। द पेयर ऑफ द टैक्स नॉट सफरर ऑफ द टैक्स, वेयर एज सफरर ऑफ द टैक्स इज नॉट पेइंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। यस, जो सफर करता है टैक्स एक्चुअली बर्न कर पे करता है टैक्स, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करता है। ओके, जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम बेस्ड टैक्स है। आप जितना इनकम करोगे उसको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सप्लाई बेस्ड टैक्स है। सप्लाई हुआ गुड्स का तो टैक्स चार्ज होगा, अगर सप्लाई नहीं हुआ तो टैक्स चार्ज नहीं होगा। द रेट ऑफ टैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट परसेंट। ओके, तो जो इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स का जो रेट है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आप 10 लाख रुपीस इनकम करते हैं, जो उसका जो स्लैब है उस हिसाब से चार्ज होगा। अगर आप 1 लाख रुपीस इनकम करते हैं तो उसका आपका जो रेट होगा वो अलग होगा। लेकिन जीएसटी में क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में जो रेट है ना वो सेम होता है सबके लिए, पर्सन टू पर्सन ऑल आर सेम। ओके, डायरेक्ट टैक्स में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो पहले तो सेंटर के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो सेंटर एंड स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। डायरेक्ट टैक्स में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ये दोनों कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर जिस ईयर पे आप इनकम करते हो, और असेसमेंट ईयर जिस ईयर पे आपका इनकम एसेस होके आपका टैक्स पे होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आपका असेसमेंट ईयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जिस भी मंथ पे आपको टैक्स पे करना होता है उसके नेक्स्ट मंथ में 20 डेज के भीतर आपको टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो पे करना पड़ता है जीएसटी पोर्टल में जाके। ओके, नेक्स्ट है कि डायरेक्ट टैक्स में जो बोर्ड है, डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है, उसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ओके, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में जो बोर्ड है उसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स नाम है उसका। एंड जो पहले इनका नाम था, जो डिपार्टमेंट का नाम था, वो था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ओके, 1 फरवरी 2019 से इसका नाम चेंज होके रीनेम किया गया एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो नंबर है वो है डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर मीन्स आप जितना प्रोग्रेस करोगे उतना इनकम बढ़ेगा, उस हिसाब से आप टैक्स दोगे। तो आपका जैसे इनकम बढ़ते रहेगा उससे टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आपका रिग्रेसिव नेचर है। आपका इनकम जितना भी हो, आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो उसका ऊपर जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है सर व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द प्रीवियस लॉ। पिछला जो लॉ था उसमें प्रॉब्लम क्या था? क्यों जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, क्यों जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया? ओके, गुड क्वेश्चन। तो जो प्रीवियस लॉ था उसमें क्या हुआ, उसमें जो टैक्सेस थे वो मल्टीपल टैक्सेस थे। ओके, आप जानोगे एक्साइज ड्यूटी था, वैट था, सर्विस टैक्स था, एंट्री टैक्स, परचेस टैक्स, बहुत सारे टैक्स था। सीवीडीटी जो इंपोर्ट करने में सीवीडीटी लगता है, ओके, स्पेशल सीवीडीटी एंड सरचार्ज, एक्साइज सेस, बहुत सारे टैक्सेस थे एंड मल्टीपल टैक्स इवेंट थे। सबके अलग अलग इवेंट पे टैक्स चार्ज होता था। एंड जो कैस्केडिंग इफेक्ट था वो प्रीवियस लॉ में था, जैसे कि टैक्स ऑन टैक्स था, नो यूनिफॉर्मिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरियस टैक्सेस। हर एक स्टेट अपना टैक्स लगाता था, उसका अलग अलग सा टैक्स रेट था, उनमें कोई
यूनिफॉर्मिटी नहीं था, हर एक स्टेट का अलग अलग है। तो ये प्रॉब्लम था जो जिसे कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, एंड जो टू रिमूव द ऑल अबव problem or all above taxes, the government introduced the GST in India. Okay, तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि अब अभी क्या है, पूरा देश में एक ही लॉ, एक ही टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो है जीएसटी। ओके, एंड जम्मू एंड कश्मीर में 8 तारीख से 8 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया, इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, नेक्स्ट आपको जीएसटी का व्हाट इज जीएसटी, नेक्स्ट जीएसटी का जो लॉ है वो समझना बहुत जरूरी है। सॉरी, नेक्स्ट जो जीएसटी का जो डेफिनेशन है उसको समझना पहले तो बहुत जरूरी है। जैसे फर्स्ट जो बुलेटिन है उसको मैं हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ हम लोग, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस टैक्स ऑन सप्लाई। सप्लाई में येलो मार्क इसलिए किया हूँ कि सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इसका मतलब गुड्स में भी चार्ज होगा, सर्विसेज में, और गुड्स और सर्विस बोथ, बट एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी रिजिम से बाहर रखा गया है, जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं हम लोग। नेक्स्ट बुलेट है जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स लेवी ऑन सेल और सेल्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, तो जीएसटी का जो वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू वैट सिस्टम जो था वो पहले भी था, सेल्स टैक्स में वैट सिस्टम यूज होता था, सेम मैकेनिज्म जीएसटी में ऐड इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब है कि सपोज आप जितने भी वैल्यू ऐड करते हो किसी भी प्रोडक्ट पे, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। ओके, नेक्स्ट है जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ओके, तो इसे हम लोग एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ओके, सपोज ये वेस्ट बंगाल, ओके, एंड ये है गोवा। सपोज गोवा का एक कस्टमर है जो वेस्ट बंगाल का सप्लायर से कुछ माल खरीदता है। ओके, तो माल खरीदता है, अब वेस्ट बंगाल का जो सप्लायर है वो माल को डिलीवरी करता है गोवा पे। ओके, गोवा पे आ गया, अब गोवा पे जाके वो डिलीवरी कर दिया। ओके, तो फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ हुआ? गोवा। जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है या एक्सपोर्टिंग स्टेट है वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल, राइट। तो अभी क्या है, जो भी इस प्रोडक्ट पे जो भी टैक्स है वो सेंटर एंड स्टेट दोनों डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कौन सा स्टेट को ये टैक्स मिलेगा? ये टैक्स मिलेगा गोवा स्टेट को, क्योंकि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। इसका मतलब जो स्टेट दूसरे स्टेट का प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करेगा या खुद का प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करेगा, वो स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा टैक्स मिलेगा वो स्टेट को। ओके, ये जीएसटी का एक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जिस भी स्टेट को फाइनली कंज्यूम होगा उस स्टेट को बेनिफिट ज़्यादा होगा जीएसटी में। ओके, नेक्स्ट है जीएसटी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट जीएसटी वेयर बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। ओके, इसके भी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। सपोज मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसका प्रॉफिट ऐड करके उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो 100 रुपीज है। ओके, अभी 100 रुपीज के ऊपर वो सपोज हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं जो प्रोडक्ट है वो इंट्रा स्टेट या विद इन स्टेट सेल कर रहा है एक सप्लायर को, तो उसके ऊपर वो सीजीएसटी एंड एजीएसटी लगाएगा। सपोज सीजीएसटी इज 10% एंड एजीएसटी इज 10%। ऐसे तो 20% का कोई भी टैक्स रेट नहीं है जीएसटी में, 28% है, 18% है, तो 99% आता। लेकिन एग्जांपल के इजी के लिए मैंने ये 10% लिया। अभी समझ लेते हैं ये 10% चार्ज किया, तो यहाँ 10 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, तो टोटल प्राइस हो गया उसका 120।
जो सप्लायर है उसको, वो अगर माल खरीदेगा तो कितना पे करेगा, 120। ओके, लेकिन वो क्या करेगा, ये जो 10 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ है, इसका जो वो क्रेडिट ले लेगा। क्रेडिट ले लेगा मीन्स वो गवर्नमेंट को बोलेगा, गवर्नमेंट मैंने जो पिछले वाले मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे किया, तो उसका उसका क्या होगा, क्योंकि मुझे अभी तो आप देख सकते हो सप्लायर क्या करेगा, वो जो अपना प्रोडक्ट बेचेगा, सेलिंग प्राइस है 120, उसके ऊपर अगर 10% जीएसटी चार्ज किया तो 12 रुपया। तो टोटल प्राइस वो हो गया उसका 144। अभी सप्लायर को क्या करना है, उसके 12 रुपीज़ और 24 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करना है। अभी वो गवर्नमेंट को पूछेगा, गवर्नमेंट को बोलेगा देखो गवर्नमेंट, मैंने पिछले टाइम भी 20 रुपीज़ पे किया था, अगर अभी फिर से 24 रुपीज़ पे करूँगा तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा मेरे साथ। तो गवर्नमेंट बोलता है, गवर्नमेंट नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम पिछले वाले को या मैन्युफैक्चरर को जितनी भी टैक्स पे किया है उसे माइनस करके तुम अपना जो बैलेंस अमाउंट है उसको पे करो, उसको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो प्रीवियस सप्लायर है उसको जो भी टैक्स आप पे करोगे उसका वो आप क्रेडिट ले पाओगे। जैसे आप देख सकते हो जीएसटी का लायबिलिटी है 24 रुपीज़ हुआ, जीएसटी का क्रेडिट है वो 20 रुपीज़। ओके, तो अल्टीमेटली इनको पे करना पड़ेगा 4 रुपीज़ गवर्नमेंट को, क्योंकि जो सप्लायर है वो ऑलरेडी थ्रू द मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को 20 रुपीज़ पे कर चुका है। ओके, तो सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है वो रिटेलर पे भी अप्लाई होता है। रिटेलर जो सेलिंग प्राइस है 114। हाँ, अब ये सामने वाला अगर क्रेडिट ले लेगा टैक्स का, तो वो उसका जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं करेगा। ओके, प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं करेगा, तो इसलिए उसका जो कॉस्ट है वो पीवीएस जो ओनर का कॉस्ट होगा, पीवीएस जो सप्लायर का कॉस्ट होगा वो सेम होगा। ओके, तो इसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 120 रुपीज़, 20 रुपीज़ उसने सपोज प्रॉफिट ऐड किया, एंड 10 रुपीज़ सी जी एस टी एंड एच जी एस टी 14 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। टोटल रिटेलर जो है उनको गवर्नमेंट को 28 रुपीज़ पे करना है, जीएसटी लाइबिलिटी 28 रुपीज़। अभी ये भी सेम गवर्नमेंट को बोलेगा, गवर्नमेंट मेरा तो मैं ऑलरेडी 24 रुपीज़ में थ्रू द सप्लायर आपको पे कर चुका हूँ, तो अभी मुझे पे करना है फाइनली 4 रुपीज़। ओके, आपको 4 रुपीज़ फाइनली पे करना है, क्योंकि आप 24 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर चुके हो थ्रू द सप्लायर। ओके, ये जो 168 रुपीज़ प्राइस है, ये प्राइस अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वो पे करेगा। अल्टीमेटली द कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज 168 रुपीज़। तो फाइनली ये जो टैक्स का बर्डन है इसको कौन बॉर्न किया, जो कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर होता है वो बॉर्न करता है। एंड आप और एक बात देख सकते हो, जो भी आपने पिछले वाले सप्लायर को टैक्स पे किया है, ओके, उसका आप क्रेडिट आपको मिल जा रहा है। ओके, तो इसलिए जीएसटी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। आपको ये जो चेन है ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अगर बीच में और भी ट्रेडर्स, रिटेलर्स और सप्लायर ऐड हुआ तो वो सेम प्रोसेस में ही आगे जाएगा, वो पिछले वाले को जो भी टैक्स पे करेगा उसके ऊपर वो क्रेडिट मिल जाएगा। राइट, तो होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट एंड जीएसटी where the burden borne by the final consumer. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है जीएसटी एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, मीन टैक्स ऑन टैक्स। प्री जीएसटी रिजिम में क्या था, इसे भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। प्री जीएसटी रिजिम में जो मैन्युफैक्चरर था उसका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था वो सपोज 100 रुपीज़ था। ओके, 100 रुपीज़ है। जो मैन्युफैक्चरर है उसे पहले एक्साइज ड्यूटी चार्ज करना होता था, एक्साइज ड्यूटी। ओके, आपकी इंडिया में किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता है। ये जो एक्साइज ड्यूटी है इसका बेनिफिट या इसका क्रेडिट उनको ही मिलता है जो मैन्युफैक्चरर है। ओके, अगर आप सप्लायर है, अगर आप रिटेलर है तो आपको इसका जो क्रेडिट है वो नहीं मिलता है।
तो प्रॉब्लम कहाँ हो गया, प्रॉब्लम हो गया कि अगर आपका एक्साइज ड्यूटी, अगर सप्लायर जो एक्साइज ड्यूटी अगर पे करेगा, अ, अगर इसको जो सप्लायर है उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, जो जी जो एक्साइज ड्यूटी, ये जो टैक्स अमाउंट है, ये प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट में। ओके, आप देख सकते हो कि जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है 100 रुपीज़ एंड प्लस एक्साइज ड्यूटी अगर चार्ज किया तो 110, एंड जो वैट है, वैट अगर सेल करते हैं तो वैट चार्ज होगा, वैट चार्ज सपोज 10%, 110 के ऊपर 11 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट हो गया 121 रुपीज़। जो सप्लायर है अगर उसे माल खरीदना है तो 121 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो सप्लायर उसका जो कॉस्ट है वो कितना होगा, 110, क्योंकि 11 रुपीज़ का जो सप्लायर है उनका वो क्रेडिट मिल जाएगा उनको। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये प्री जीएसटी रिजिम में बोल रहा हूँ, प्री जीएसटी। ओके, लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी है उनका वो क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट ओनली एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट उनको मिलता है जो मैन्युफैक्चरर है। अभी क्या हो गया, जो अभी जो सप्लायर है ये जब ये इस प्रोडक्ट को सेल करेगा प्रॉफिट ऐड करके, इसका ऊपर भी वो 10% जीएसटी चार्ज करेगा, एंड जो 121 रुपीज़ है इसमें ये जो टैक्स है ये इंक्लूड है। ओके, एंड ये जो वैट चार्ज किया 10%, 12.1 रुपीज़, इनमें जो इनमें ये जो टैक्स है ये टैक्स के ऊपर चार्ज हुआ, क्योंकि इनमें भी टैक्स है इसका ऊपर 121 रुपीज़ के ऊपर। इसलिए क्या होता था, जो रिटेलर है उसको उनका भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, क्योंकि वो भी जब सेल करेगा प्रोडक्ट को उनका ऊपर अगर 10% चार्ज किया तो क्या होगा, जो टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी का टैक्स है उनका ऊपर भी टैक्स चार्ज होगा। तो प्री जीएसटी रिजिम में क्या होता था कि टैक्स ऑन टैक्स, इसका मतलब टैक्स के ऊपर भी टैक्स चार्ज होता था। इसके वजह से जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर के पास जब जाता था तो उसका जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा था। ओके, ये कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए क्या किया, जीएसटी को लाया गया, एंड जीएसटी में जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसको खत्म किया गया। तो अभी क्या है, अभी टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है, जो आप टैक्स पे करोगे प्रीवियस सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को, उसका स्टेट वे आपको क्रेडिट मिल जाता है, और उसका जो कॉस्ट है प्रोडक्ट पे इंक्लूड नहीं होता है। इसके लिए जो भी आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो बहुत कम होता है कंपेरेटिवली प्रीवियस लॉ। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हम लोग पॉइंट फिर से डिस्कस करेंगे, क्या क्या पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, ऑलरेडी कवर कि जितने भी आप वैल्यू ऐड करते हो उनका ऊपर आपको टैक्स पे करना है। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, जीएसटी ऑफर द कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। यस, ऑलरेडी डिस्कस कि जीएसटी जो कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट है। ओके, नेक्स्ट है जीएसटी वेयर बर्डन बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। यस, जो फाइनली कंज्यूमर है उसे ही अल्टीमेटली टैक्स का जो बर्डन है वो बॉर्न करना पड़ता है। ओके, उसे पे करना पड़ता है। जीएसटी एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट, जो टैक्स ऑन टैक्स है वो जीएसटी रिजिम में नहीं रखा गया है, जीएसटी रिजिम में टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है। ओके, जीएसटी ब्रिंग द यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर द इंडिया। यस, ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका था कि जीएसटी इज ब्रिंग द यूनिफॉर्म एंड ट्रांसपेरेंट, ऑल्सो ट्रांसपेरेंस। जैसे कि पहले क्या होता था, द एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स फ्रेमवर्क इंडिया सफर फ्रॉम द वेरियस ड्यूटीज एंड टैक्सेस एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। जैसे सेंट्रल लेवल में क्या था, एक्साइज ड्यूटी था। ओके, सीवीडीटी ऑन इंपोर्ट, स्पेशल सीवीडीटी ऑन इंपोर्ट, सेंट्रल सरचार्ज, ओके, एंड सेंट्रल सेज। एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था, जो वैट था, ये स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटी टैक्स, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स। आप देख सकते हैं सर, हर मतलब पहले कितना टैक्स था, इन सभी को रिमूव करके किया गया, इस सभी को रिमूव करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। इन द जीएसटी regime all the above taxes have been subsumed in ambit of जीएसटी।
तो जीएसटी आने के पहले इन सभी जो टैक्सेस है इनको रिमूव कर दिया गया एंड जीएसटी को लाया गया। ओके ओके जीएसटी आने के बाद भी अभी भी कुछ प्रोडक्ट है जो जीएसटी रिजिम के जीएसटी लॉ के अंदर तो है लेकिन उसमें जीएसटी चार्ज नहीं होता है, जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, ओके, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टोबैको प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, स्टील सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता है। ओके जो power to levy the central excise duty on goods manufacturing or produced in India is available in respect of the following product। ये जो प्रोडक्ट है इनमें जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है और स्टिल अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इनमें अभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है, ये लॉ में मेंशन किया गया है। क्यों ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ऑब्वियसली गेस कर सकता हूँ कि देखिए ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इनमें भी जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करता है, आपको भी पता है। अगर इसको सडनली जीएसटी रिजिम में लाया जाए तो क्या होगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है बहुत ही घट जाएगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट अभी देख रहा है कि क्या जो जीएसटी में कैसे टैक्स कलेक्ट होता है स्टेट को। अगर स्टेट को अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट होना चालू हो गया जिस भी ईयर से, उस ईयर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी रिजिम में इंक्लूड कर जीएसटी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इन सभी प्रोडक्ट पे जीएसटी इम्पोज करना चालू हो जाएगा। हाउएवर वंस जीएसटी इम्पोज देयर विल बी नो ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज गुड्स। यस, अगर एक बार जीएसटी चार्ज होना चालू कर दिया तो उसके बाद से जो ड्यूटीज है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा, इन सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि द पावर ऑफ इम्पोज the tax on sale of the following product is still provided to state government। yes, ये भी जो भी प्रोडक्ट है इनमें जो भी सेल्स टैक्स है वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है। ओके ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन हाउएवर वंस जीएसटी काउंसिल इज रिकमेंडेड डेट फ्रॉम विच द जीएसटी इज इम्पोज ऑन दोज प्रोडक्ट एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर तो जीएसटी के रिजिम से बाहर ही है, लेकिन ऊपर में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनमें अगर एक बार जो काउंसिल है वो रिकमेंड कर देता है डेट, उसके बाद से जीएसटी चार्ज होना चालू कर देगा एंड नो सेल्स टैक्स विल बी इम्पोज ऑफ दोज प्रोडक्ट। ओके एक बार अगर जीएसटी चालू हो गया उसके बाद से जो टैक्सेस है और जो सेल्स टैक्स है या एक्साइज ड्यूटी है वो चार्ज नहीं होगा। ओके द एडवांटेज ऑफ जीएसटी, क्या क्या एडवांटेज है? ये जो एडवांटेज है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारा। जो वन नेशन वन टैक्स, ऑब्वियसली जो मल्टीपल टैक्स है वो हट गया। रिमूव द बंडल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, सीवीडीटी, ओके सैड, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, जो भी टैक्सेस थे पहले वो भी सभी रिमूव हो गया है। ओके रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स भी रिमूव हो गया है। इंक्रीजिंग इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। यस, पहले क्या होता था कि आपको अगर मैन्युफैक्चरर है और आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, तो आपको एक्साइज ड्यूटी लेना पड़ेगा, आपको सर्विस टैक्स लेना पड़ेगा, अगर सर्विस इंक्लूड है सर्विस टैक्स लेना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सेल्स टैक्स लेना पड़ेगा, वैट लेना पड़ेगा, आपको सीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो इन सभी में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता था। तो जीएसटी में क्या है, आप इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपके कोई भी आपको इनिशियली इन सभी में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है। आप फ्री कॉस्ट, आपको 1 रुपया भी खर्चा करना नहीं पड़ता है। आप ऑनलाइन जाके जीएसटी पोर्टल में आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक ही नंबर जीएसटी नंबर से आपको सब कुछ करना है। आप सेल या सर्विस जो भी कीजिए आप एक ही नंबर से कर सकते हैं। ओके low cost of production and increase the demand will lead the increasing supply। obviously low cost of production because tax on tax नहीं है, प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होता है। ओके तो इससे क्या होता है, जो increase the demand will be increase the supply। okay hence it will ultimately lead to raise the production of goods। ओके आपको समझ में आ गया होगा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर रिड्यूस होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, सेल बढ़ेगा, डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओके
इफ इट विल बूस्ट द एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। आपको समझना पड़ेगा जी जीएसटी में क्या है कि आप अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कुछ भी चार्ज करनी कोई भी टैक्सेस चार्ज नहीं होता है। जीएसटी एक्सपोर्ट में जीरो रेटेड है। ओके, एक्सपोर्ट में जीएसटी इज जीरो रेटेड। ओके, तो क्या होगा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत ही कम प्राइस में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि उसमें टैक्स नहीं चार्ज होगा। ओके, एंड इसलिए क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्रीज होगा एंड एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ेगा। ओके, जीडीपी बढ़ेगा क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी ऑब्वियसली बढ़ेगा। ओके, एंड ऑब्वियसली जो फॉरेन करेंसी है एक्सपोर्ट होने से फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगा तो इंडियन जो एक्सचेकर है या एक्सपोर्ट एक्सचेकर वो भी इंक्रीज होगा एंड जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगा। ओके, तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या एडवांटेज है जीएसटी में। अगर इन रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप तो इतना तक ही रहेगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बोलूँगा कि सप्लाई क्या है, सप्लाई एंड गुड्स आप किसे गुड्स कहते हैं। ओके, सप्लाई को बहुत ही डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, एंड टेक केयर।